अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहरियाब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। चेल्सी और लिवरपूल के दरमियान खेले जाने वाले मैच में मुकाबला एक गोल से बराबर रहा। प्रीमियर लीग के सीजन शुरुआत से हो रही है गोल्स की बरसात। मैनचेस्टर यूनाइटेड, न्यूकैसल, ब्राइटन ने शानदार फतुहात से किया इस सीजन का आगाज। ला लीगा में रियल मैड्रिड ने एथलेटिक क्लब को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर सीजन का इफ्तिताही मैच अपने नाम कर लिया। जर्मन बुंडेसलीगा की चैंपियन बायर्न म्यूनिख को हुआ बुरी शिकस्त का सामना। जी हां, डीएफबी पोकाल विनर्स आरबी लाइप्जिग के सामने जर्मन बुंडेसलीगा की चैंपियन थे। पीएसजी के स्टार खिलाड़ी नेमार ने सऊदी प्रो लीग आखिर क्यों ज्वाइन कर ली। चेल्सी के लिए एक और खुशखबरी करीब है एक और स्टार खिलाड़ी को साइन करने के। किलियन एम्बापे और पीएसजी में चलने वाले तनाज़ात आखिरकार मामला तय पा गए। ये सब कुछ देखिए आज गोल्डन बूट में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और यहाँ पर शामिल करेंगे प्रोग्राम में प्रीमियर लीग के कुछ मैचेस। जी हाँ, आप जानते हैं सीजन का आगाज़ हो चुका है और इस जो वीक गुजरा है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच था अफरीदी, जिसकी हम पिछले शोज में भी बता रहे थे कि ये मैच जो है वो डिसाइड करेगा, टोन सेट करेगा इन दोनों टीम्स की। और जिस मैच की हम बात कर रहे हैं वो है चेल्सी वर्सेस लिवरपूल। जी हाँ, लिवरपूल और चेल्सी का जो मैच था मोस्ट अवेटेड मैच और इस मैच में रिजल्ट्स कुछ ऐसे रहे कि दोनों टीम्स मुकर्रर वक्त में एक गोल करने में जो है वो कामयाब रही हैं। बहुत ही शानदार मैच आपने देखा है कि गोल से जो है वो बराबर रहा है। अफरीदी यहाँ पर 2 गोल्स और भी हुए थे, एक लिवरपूल की तरफ से और एक चेल्सी की तरफ से, लेकिन उसको ऑफसाइड करार दिया गया। सबसे पहले आपको बता दें कि 37वें मिनट में चेल्सी की तरफ से गोल हुआ और ये गोल वो था जिसने इस मैच को बराबर किया। उससे पहले बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन के साथ लिवरपूल ने गोल किया। डियाज जो है 18वें मिनट में गोल करने वाले खिलाड़ी थे लेकिन उसका सारा क्रेडिट साला और सोबोस्लाई को जाता है। अफरीदी किस तरह से देखते हैं इस परफॉर्मेंस को? ये बड़ा जो है वो सभी इंतजार में थे इस मैच के और एक गोल से अब बराबर हुआ है, तो टोन क्या सेट हुई है दोनों टीम्स की? वाकई में वैसे मैच तो बहुत ही थ्रिलिंग मैच था, जितनी भी तारीफ की जाए दोनों टीमों की। अब ऐसे मैच में लिवरपूल भी जीत सकती थी जितने चांसेस उनको मिले और इवन चेल्सी भी आराम से जीत सकती थी जो चांसेस उनको मिले और दोनों का क्लोज ऑफसाइड भी था, तो बहुत ही बैलेंस मैच था, 50-50 था लिवरपूल और चेल्सी का। हमेशा से अब जो पिछले आप 2-3 साल निकाल के देख लेंगे तो या तो लिवरपूल एज कर जाती है या यूजुअली ड्रॉज ही हमें देखने को मिले हैं और हमेशा थ्रिलिंग ड्रॉज होते हैं। अब जैसे आपने बात की वो लिवरपूल वाला गोल तो वाकई में बहुत शानदार था। जिस तरह सोबोस्लाई ने फर्स्ट टच के थ्रू पास बॉल कंट्रोल किया, उसने वो एक प्लेयर को तो वहीं चेल्सी का मैच से आउट कर दिया था। तो मैकेलिस्टर के पास अच्छा खासा स्पेस आ गया था, उन्होंने शानदार बॉल खिलाई साला को, लेकिन साला के लिए भी काफ़ी मुश्किल था। उसके बाद जो उन्होंने फर्स्ट टच लिया साला ने, उसने पूरे गोल को सेट किया। और फिर हालांकि साला खुद भी कोशिश कर सकते थे डी के अंदर जाने की, लेकिन अच्छी उनकी ऑब्जर्वेशन थी और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने 2 खिलाड़ियों के बीच में से बॉल गुजारा और उस तक रीच किया फिर डियाज ने और बहुत ही शानदार गोल जो है वो स्कोर किया। और अच्छा चलिए पहले स्टैट्स पे नज़र डालते हैं, फिर आप रीति से मजीद जानेंगे स्टैट्स क्या कहते हैं इस मैच के और किसकी तरफ से कितने शॉट्स से आप देख रहे हैं। लिवरपूल की तरफ से 13 थे, 10 थे। चेल्सी की तरफ से शॉट्स ऑन टारगेट 1 था लिवरपूल की तरफ से और ये सवालिया निशान है। 4 चेल्सी की तरफ से थे। पोजेशन आप देख रहे हैं 35% लिवरपूल के पास था, 65% चेल्सी के पास था। पासिस भी आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, फाउल्स यहाँ पर आप देख रहे हैं और उसके साथ साथ कॉर्नर्स भी देख रहे हैं। 4 मिले हैं लिवरपूल को, 4 ही मिले हैं चेल्सी को। अफरीदी 1 को कन्वर्ट किया लिवरपूल ने, जबकि चेल्सी को ज़्यादा चांसेस मिले हैं यहाँ पे। आपको लगता है पोचेटिनो के आने से कुछ डिफरेंट चेल्सी नज़र आई है? क्योंकि इनके मेन जो स्ट्राइकर जो इन्होंने ख़रीदे थे वो भी नहीं खेल रहे, वो इंजर्ड है। तो ये सब कुछ आपके सामने अगर है तो उसके बाद अगर आप चेल्सी की परफॉर्मेंस देखते हैं लिवरपूल के अगेंस्ट कैसी थी? वैसे तो अच्छी परफॉर्मेंस थी ओवरऑल अगर देखा जाए। वो ऑब्वियसली सारे नए खिलाड़ी थे और पोचेटिनो ने खिलाए भी मोस्टली नए खिलाड़ी हैं इस मैच में, तो जेल होने में थोड़ा सा टाइम तो हमें देना चाहिए, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा रिजल्ट था। लिवरपूल भी एक न्यू लुक लिवरपूल थी, लेकिन लिवरपूल के कंपैरिजन में चेल्सी में ज़्यादा चेंजेस थी और चेल्सी का एक ओवरऑल फॉर्मेशन भी सारी चेंज थी, मैनेजर भी चेंज था। लिवरपूल से आप सेटिस्फाइड हैं उनकी परफॉर्मेंस से? यहाँ आपको लगता है कुछ और भी हो सकता था? ऑब्वियसली लिवरपूल अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो वो इस मैच को अगर जीत जाती तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर था, एक अच्छा स्टार्ट उनको मिल जाता। और दूसरा ये कि उनके मोस्टली प्लेयर्स एक मतलब 3-4 ऐसे खिलाड़ी थे, मैकेलिस्टर, सोबोस्लाई और गैक्पो तो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं इस टीम में, तो उनके अलावा बाकी प्लेयर सेटल्ड थे। तो ये है कि लिवरपूल थोड़ा सा बैलेंस में थी
और चेल्सी जो है वो अभी उनको शायद 1-2 महीने लग जाएं जेल होने में खिलाड़ियों को, क्योंकि अभी भी रिक्रूट होके आ रहे हैं प्लेयर्स। ये प्लेयर्स भी प्री सीजन में भी थोड़े सी मैच आपस में खेले हैं, तो इनको टाइम लगेगा चेल्सी को। लेकिन जो चेल्सी की टीम बनने जा रही है, मुझे लगता है इस सीजन और अगले सीजन को छोड़ के तीसरे सीजन में तो कंफर्म इनको टाइटल जीतना चाहिए जो इन्होंने टीम बना दी है। बिल्कुल, और यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीम्स के लिए था और यहाँ पे खुशी भी होगी दोनों ने कि हारे नहीं है, उन्होंने बराबर कर दिया है ये मैच। लेकिन कोचेस शायद खुश ना हो, क्योंकि एक ने कहा है कि ये हमारी विक्ट्री थी, हमें जीतना चाहिए था ये मैच। सबसे पहले पोचेटिनो जो चेल्सी के नए मैनेजर आए हैं, नए कोच आए हैं। जी हाँ, पोचेटिनो न्यू मैनेजर, नए खिलाड़ी भी हैं, नए मैनेजर भी हैं और चेल्सी इस सीज़न भी पहले वाले जो पिछला सीज़न था उससे तो काफ़ी बेहतर नज़र आई है। अफरीदी क्या कहते हैं और क्या आगे इनके प्लान्स हैं? ऑब्वियसली फाइटिंग स्पिरिट हमें थोड़ी सी प्लेयर्स में नज़र आई है और इनका यही कहना था कि हम जीत डिज़र्व करते थे। पहले 20-25 मिनट जैसे स्टार्ट लिवरपूल ने किया था वो वाकई में बहुत अच्छा था, तो उन्होंने जिक्र किया कि पहले 25 मिनट में हम उस तरह से नहीं खेले, लेकिन जब हमने गेम की स्पीड को पकड़ा तो फिर हमने अच्छा कंट्रोल किया मैच को और उसके बाद हमें जीतना चाहिए था। अब ऑब्वियसली इन प्लेयर्स को थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब और एडिशंस भी होंगी और भी बड़े खिलाड़ी जो हैं उस चेल्सी टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये ज़बरदस्त बात है कि लिवरपूल के अगेंस्ट चेल्सी ने शुरुआत जो है वो हार से किसी टीम ने शुरुआत नहीं की। ये जो की पॉइंट है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप मैच देख लीजिएगा आगे जाके बहुत ज़्यादा दोनों टीम्स के लिए प्लस में साबित होगा, पॉजिटिव साइड में साबित होगा जो ये बराबर किया इन्होंने मैच। और यहाँ पर जो दूसरे कोच मैनेजर हैं लिवरपूल के, जर्गन क्लॉप, उन्होंने बड़े दावे भी किए थे इस सीज़न के लिए और कहा भी था कि इस सीज़न मेरी टीम काफ़ी बेहतर नज़र आएगी, क्योंकि पिछले सीज़न टॉप 4 से बाहर रही है लिवरपूल के मैनेजर जर्गन क्लॉप कितने सेटिस्फाइड लग रहे हैं और क्या आपको लगता है लाइक आगे वाले मैचेस में कितने होपफुल है? ऑब्वियसली उनके प्लेयर्स कम है और वो इन्होंने जाहिर भी किया है कि वी नीड फ्रेश लेग्स और फ्रेश लेग्स इनको चाहिए। तो ये तो इशारा नहीं है कि नेक्स्ट मैचेस में मतलब वो कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ ना कहना, ठीक है, मतलब अगर हम मुझे कुछ ना कहना, काटे देना रहना, ठीक है। तो ये पंजाबी की एक मशहूर कहावत भी है, तो वो तो नहीं इशारा दे रहे? नहीं, वो तो एक लूज़र मेंटालिटी है और क्लॉप जो है वो काफ़ी एक विनिंग मेंटालिटी के मैनेजर हैं और लड़ाना जानते हैं, जीतना जानते हैं। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली उनके खिलाड़ी कम है, इसमें कोई शक नहीं है कि न्यू रिक्रूटमेंट्स अगर आप देख लें तो सोबोस्लाई और मैकेलिस्टर के अलावा कोई भी प्लेयर खरीद नहीं पाए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चेल्सी को फिर ये मैच जीतना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करें तो लिवरपूल वही जो है वो प्लेयर्स के साथ आ रही है, कोई मेजर उन्होंने ट्रांसफ़र या किसी प्लेयर को नहीं खरीदा। चेल्सी ने मैनेजर भी ख़रीदा और पैसा लगाया, नए प्लेयर्स ख़रीदे, इसको निकाला, रात को डील्स ब्रेक की, उसके बाद जो है फिर भी एक क्योंकि हार रही थी, तो यहाँ पे आपको नहीं लगता फिर जीतना चाहिए था उन्हें? ऑब्वियसली अगर ऑन पेपर अगर आप देखें ना तो चेल्सी को बिल्कुल भी जीतना चाहिए। और इसके बाद मुझे तो इतना लगता है कि चेल्सी ने जो अभी टीम बना ली है, जो सोशल मीडिया में हम थोड़े से 2 न्यूज़ ब्रेक करेंगे, इसके बावजूद भी ये मैनचेस्टर सिटी के सबसे करीबी टीम बन गई है, मतलब द क्लोजेस्ट टू मैनचेस्टर सिटीज माइटी टीम ना वो चेल्सी बन गई है, टैलेंट वाइज और प्लेयर वाइज, और जितना इनका बेंच स्ट्रेंथ है और जितने इन्होंने खिलाड़ी खरीद लिए हैं, दुनिया के सारे टॉप खिलाड़ी तो खरीद लिए हैं। अब इसके बाद इनके पास बहाना नहीं होगा, लेकिन इनके फेवर में अगर मैं डिबेट करूं तो क्योंकि इनका सबका पहला सीजन है और आपको टाइम लगता है नए खिलाड़ियों के साथ और नए सिस्टम में फिट इनको होने के लिए। अब पोचेटिनो का एक नया सिस्टम है, ये सारे खिलाड़ी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, बेशक एंजो फर्नांडिस भी वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी, लेकिन बाकी जगहों से आए हैं तो वो तो सबको सिंक होने में और जेल होने में टाइम लगेगा और वो जो पोचेटिनो की फिलॉसफी है उसको अडेप्ट करने में भी तो टाइम लगेगा। चलिए, और ये भी की पॉइंट होगा कि पोचेटिनो की वो जो स्ट्रैटेजी है उससे कितने, क्योंकि खिलाड़ियों के अपने भी समटाइम्स वो होते हैं कि जी हम नहीं फॉलो कर सकते, तो उनकी स्ट्रैटेजीज को कितना फॉलो करते हैं बड़े स्टार्स या बड़े खिलाड़ी? जी बिल्कुल, और इसका एग्जाम्पल जो है वो हमारे सामने है, साडियो माने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप देखें कि वो क्लॉप के जो सिस्टम था लिवरपूल में, वो उसमें इतने डल चुके थे कि वहाँ पे उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी, इवन पोडियम तक पहुँच गए बैलन डी ऑर के।
लेकिन बायर्न म्यूनिख में जाके वो फ्लॉप हो गए। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम जो था वो उससे बाहर निकल के और उस सिस्टम के अलावा उनसे परफॉर्म ही नहीं हुआ परफॉर्म। हालांकि बहुत बड़ी लीग थी और बड़ी टीम है बायर्न म्यूनिख, जो चैंपियन टीम है 10 साल से, बल्कि 11 साल हो गए अब तो बायर्न म्यूनिख की जो है वो जर्मन बुंडेसलीगा की चैंपियन टीम है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें प्रीमियर लीग की, तो प्रीमियर लीग में बाकी भी बड़े शानदार मैचेस हुए हैं और पहले वीक ही जो फैंस हैं उनको बहुत ज़बरदस्त जो है वो सरप्राइजेस मिले हैं, और वो क्या सरप्राइजेस हैं वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम फीचर प्लेयर की बात करेंगे। फीचर प्लेयर हमारे पास जो इस मैच में है वो है एक्सेल डिसासी। बहुत ही शानदार इनकी परफॉर्मेंस, स्पेशली जो चेल्सी की तरफ से पहला गोल, जो एक ही गोल था, वो इनकी तरफ से किया गया। जी हाँ, चेल्सीज न्यू होप अफरीदी वाकई न्यू होप है और इसमें गोल तो किया, बड़ा ज़बरदस्त किया, और उसके अलावा कुछ और भी चांसेस में नज़र आए थे जो क्रिएट हुए या जिनमें कर सकते थे गोल। जी बिल्कुल, डेब्यू मैच था और शानदार मैच था। ऑलमोस्ट हर डिफेंडर हैं और हर जगह नज़र आ रहे थे, मिडफील्ड में भी नज़र आ रहे थे, अटैक में भी नज़र आया। आप देखें कि एक डिफेंडर जो ऑलमोस्ट सेंटर बैक की पोजीशन पे खेलता है वो आगे जाके अगले डी में परफॉर्म कर रहा है। तो वाकई में इन्होंने दिखाया है कि क्यों जो है वो ये एक न्यू होप बन सकते हैं चेल्सी। बिल्कुल, स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि स्टैट्स क्या कहते हैं एक्सेल डिसासी के। आप देख रहे हैं यहाँ पर गोल्स 1 किया है और रेटिंग जो है वो 8.2 है। एक्यूरेट पासेस 92% है, टचेस 108, क्लियरेंसेस 3, पासेस इनटू फाइनल 37, इंटरसेप्शंस 2, एरियल डुएल्स 1 जो है 100% है और ग्राउंड डुएल्स 100% है। ये इनके स्टैट्स हैं। फ्रांस के ये खिलाड़ी हैं और फ्रांस में बहुत ही टैलेंट है और अब क्लब लेवल पे भी वो टैलेंट हमें देखने को मिलता है। लेट्स सी, लेकिन इनको जो है वो अपने आप को साबित करना पड़ेगा लगातार परफॉर्मेंसेस देकर, तभी जो है वो लाइमलाइट हासिल कर पाएंगे। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट और प्रोग्राम में अब बात करेंगे ला लीगा का भी आगाज हो चुका है और यहाँ पर रियल मैड्रिड वर्सेस एथलेटिक क्लब के दरमियान मैच हुआ है। पिछले सीजन रियल मैड्रिड डगमगा रही थी, सीजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नहीं देखने को मिली। इस सीजन नई साइनिंग्स भी की हैं और वो साइनिंग्स कितनी मुफीद साबित हुई हैं आप इस मैच से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। 0-2 से ये मैच अपने नाम किया है, एथलेटिक क्लब को हराया है। जी हाँ, जूड बेलिंगम ने डेब्यू मैच अपना खेला है और फ्रेंडली मैच में भी नजर आए थे, लेकिन ये ऑफिशियल डेब्यू मैच था। 2 गोल्स किए हैं। पहला गोल जो है वो रॉड्रिगो ने किया 28 मिनट में और दूसरा गोल बेलिंगम ने 36 मिनट में किया है। आफरीदी किस तरह से देखते हैं इस मैच को, क्योंकि नए प्लेयर्स तो थे, आपको लगता है कि इससे ज़्यादा भी और वो क्या कहते हैं कि खतरनाक परफॉर्मेंस हो सकती थी रियल मैड्रिड की? रियल मैड्रिड की क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी, गोल्स और हो सकते थे, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार थी। और जो न्यू एरा है वो शुरू हो चुका है रियल मैड्रिड में। सारे ये यंगस्टर्स हैं और रियल मैड्रिड जो हमेशा से गैलेक्टिको पॉलिसी को फॉलो करती थी कि बड़े स्टार्स को ही लेती थी जो पहले से एस्टैब्लिश हो चुके होते थे। अब वो जो है फ्लोरेंटिनो पेरेज ने उसको थोड़ा सा साइड पे करके अब यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब आप देखेंगे एवरेज एज रियल मैड्रिड की 24 से 25 साल इस टीम की है। लेकिन यंगस्टर्स में भी वो स्टार खिलाड़ियों को ले रहे हैं, बिल्कुल वैसे खिलाड़ियों को नहीं। जूड बेलिंगम बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं डॉर्टमंड का जो वो। जी बिल्कुल, स्टार मतलब बन चुके हैं, लेकिन इनको अब जैसे अब अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सीधा स्पोर्टिंग से अगर आता रियल मैड्रिड में तो वो स्पोर्टिंग में भी अपना नाम बना चुका था, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा था, लेकिन वो फिर इसको किसी और क्लब के पास जाने देते हैं, वो थोड़ा सा और पॉलिश होता है। 24-25 साल का जो एरिया है ना, ये हमेशा से एक स्वीट स्पॉट होता है बड़े क्लब के लिए खिलाड़ी को खरीदने का, क्योंकि 24 के बाद जो है वो प्रॉपर मैच्योर होता है खिलाड़ी, उसके बाद आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता है, लॉन्ग टर्म भी खेल सकता है। जी हाँ, स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं। इस मैच के स्टैट्स क्या कहते हैं, कितने चांसेस जो है वो मिस किए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं शॉट्स 14 थे रियल मैड्रिड की तरफ से। एथलेटिक क्लब का भी अच्छा मुकाबला था, 7 उन्होंने शॉट्स किए। शॉट्स ऑन टारगेट आप देख रहे हैं 8 थे, जिसमें से 2 कन्वर्ट हुए और ये सोचना होगा कि ये और गोल क्यों नहीं हुए। 1 मिला एथलेटिक क्लब को, उसको वो कन्वर्ट नहीं कर सके गोल में। पोजीशन आप देख रहे हैं 55% रियल मैड्रिड के पास था। पासेस आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी देख रहे हैं। कॉर्नर्स यहाँ पर 7 मिले एथलेटिक क्लब को, 5 मिले हैं रियल मैड्रिड को। जी अफरीदी, किस तरह से आपको ये जो खाना नज़र आया है शॉट्स ऑन टारगेट वाला, आपको लगता है थोड़ी सी और, क्योंकि 1-2 चांसेस ऐसे थे जहाँ पे ग्रासिया ने वो मिस किया चांस, वो गोल बड़ा खूबसूरत पास खिलाया था जूड बेलिंगम ने। जी बिल्कुल, ओवरऑल काफ़ी अच्छा मैच था, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा ऐसे चांसेस और भी मिले थे जो इन हाईलाइट्स में शायद हो बना, लेकिन कुछ मतलब आप इनको कहें कि इमेच्योरिटी की वजह से वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश में, हाँ
एक्स्ट्रा करने की कोशिश में सीधा करते, जैसे जूड बेलिंगम ने अपना गोल किया है, उनकी इंटेंशन नहीं थी गोल करने की, लेकिन उन्होंने जस्ट मेक श्योर किया कि मैं चलें कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ, वहाँ पे हीरो बनने की कोशिश नहीं की और गोल किया, और गोल करने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली हीरो बन गए। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पर रियल मैड्रिड की, और जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं वो नन अदर देन जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम किस लेवल का टैलेंट है, जो डॉर्टमुंड के लिए खेलते थे और वहाँ से डायरेक्ट रियल मैड्रिड में आए हैं, और अपनी टीम इंग्लैंड के लिए भी बहुत ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं उसमें। जी हाँ, जूड बेलिंगम, और अब जो है वो स्टार तो बन चुके हैं और नाम उन्होंने कमा लिया, लेकिन अब जो है वो बनने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जो मुझे लग रहा है रियल मैड्रिड में अगले 4-5 साल अगर खेलते हैं तो ये भी उसी लीग में आ जाएंगे। लेट्स सी, शुरुआत तो अच्छी की है, और पहले स्टैट्स पे एक नज़र डाल लेते हैं इस मैच में क्या जो है वो अचीव किया उन्होंने जूड बेलिंगम ने एज अ प्लेयर। आप देख रहे हैं 8.7 रेटिंग, गोल्स जो हैं वो 1 की, एक्यूरेट पासेस 82% थे, टचेस 75 थे, सक्सेसफुल ड्रिबल्स जो हैं वो 75 थी, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 6 थे, इंटरसेप्शंस 2 थी, और उसके साथ साथ रिकवरी 6, ग्राउंड बॉल्स 186%। इससे भी ज़्यादा अच्छा नेक्स्ट मैचेस में देखने को मिलेंगे। हाँ, वैसे रियल मैड्रिड थोड़ा सा मतलब फॉरवर्ड रोल में इनको खिला रही है, अटैकिंग रोल में खिला रही है, बल्कि ये वर्सटाइल प्लेयर हैं, डिफेंसिव ड्यूटीज़ भी अच्छी खासी सर अंजाम दे सकते हैं। अब जो स्ट्रेटजी एंचेलोटी इस सीज़न गए हैं, जो प्री सीजन फ्रेंडलीज में भी हमने देखा, वो डायमंड खिलाते हैं मिडल में। शुरुआत जो है चुआमेनी से होती है, डीएम जो डिफेंसिव मिडफील्डर हैं चुआमेनी है, उनके लेफ्ट पे कामाविंगा को खिलाते हैं, राइट पे फेडी वाल्वर्डी, और जो नंबर 10 वाली पोजीशन पे हैं वो जूड बेलिंगम खेल रहे हैं। रोड्रिगो और विनीशियस आगे 2 फॉरवर्ड्स हैं। तो ये डायमंड अब देखते हैं, अभी तक तो सक्सेसफुल लग रहा है, आगे कितना सक्सेसफुल होता है। चलिए, और ला लीगा में कुछ और इम्पॉर्टेंट मैचेस भी हुए हैं, उनके भी एक स्टार्ट्स पे नज़र डालते हैं, कौन से फिक्सचर हुए हैं, किसने जीता है अपना मैच। आप देख रहे हैं रियल मैड्रिड, जी हाँ, ये इन्होंने जीत लिया अपना मैच। बार्सिलोना का आगाज़ जो है वो हैरान कुन तौर पर बराबरी के साथ हुआ है, गिटाफे के साथ मैच था जो कि जीतना चाहिए था, टाइटल पिछला जो था इन्होंने जीता है बार्सिलोना ने ला लीगा का, लेकिन यहाँ पर अपना मैच की जो शुरुआत है वो बराबरी से की है। और तीसरे पे एथलेटिको मैड्रिड आप देख रहे हैं, ग्रेनाडा के साथ उनका मैच था और 1 के मुकाबले में 3 गोल से उन्होंने जीता है। अफरीदी, बार्सिलोना का क्या आपको नहीं लगता जीतना चाहिए था, क्योंकि बड़ी उनकी भी टैलेंट जो है वो उनके पास है। प्री सीजन फ्रेंडलीज में सबसे आउटस्टैंडिंग जो रिजल्ट्स थे वो बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को भी हराया था, रियल मैड्रिड को भी हराया था 3-0 से, और सिर्फ आर्सेनल से हारी थी, वो भी 5-3 से। बाकी सारे मैचेस जीते, बाकी सारी मैच। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, रेड कार्ड्स भी दोनों टीमों को मिले, और थोड़ा सा एक रैश मैच था, और फाइटिंग वो थी इसमें ज़्यादा, जो एक एलिमेंट ऑफ एलिगेंस बार्सिलोना की टीम में नजर आता है वो नहीं था। प्री सीजन फ्रेंडलीज में भी वो हमने देखा। हैरान कौन बात है कि 10 पॉइंट्स के साथ ला लीगा पिछली बार जीता था और बड़ी अच्छी टीम बन गई थी, और लग रहा था कि शायद ये शुरुआत खतरनाक बात है, और देखते हैं कि आगे जो है वो किस तरह सीजन को लेकर चलती है। नेक्स्ट हम जिस मैच की बात करेंगे वो है सुपर कप में हुआ है बुंडेसलीगा चैंपियन जी हाँ बायर्न म्यूनिख और दूसरी तरफ डीएफबी पोकाल विनर्स चैंपियंस आरबी लाइप्जिग के दरमियान, और ये मैच जो है वो आरबी लाइप्जिग ने जीत लिया है 0 के मुकाबले में 3 गोल से। सुपर कप जीत लिया उन्होंने, और कितना इंपॉर्टेंट ये कप था, कितनी इंपॉर्टेंट ये विक्ट्री थी, और बायर्न म्यूनिख क्यों हार गया है इतना ज़बरदस्त क्लब होने के बावजूद। जी हाँ, आपने हाईलाइट्स देखी हैं, और 0 के मुकाबले में 3 गोल से जीता है आरबी लाइप्जिग। बायर्न म्यूनिख के क्या हैरी केन, जो कि बड़ी नज़रें थी उन पर, उनका पहला मैच था ये और बुरा आगाज़ हुआ है उनके लिए। एज अ प्लेयर कैसा आगाज़ था इंडिविजुअल, और एज अ टीम प्लेयर वो किस तरह से? वैसे तो स्पॉइल कर दिया है उनका डेब्यू, क्योंकि सारी मीडिया की, क्योंकि इंग्लिश प्लेयर जहाँ भी खेलता है, चाहे आप रियल मैड्रिड में देख लें, यहाँ देख लें, तो मीडिया जो है इंटरनेशनल वो मोस्टली इंग्लिश ही है, तो उस पर ज़्यादा लाइमलाइट रहती है। और इवन जर्मन मीडिया का भी जो फोकस पॉइंट था वो हैरी केन था, बिग मनी मूव थी, और इंग्लैंड के कैप्टन भी हैं। तो परफॉर्मेंस तो जो डैनी ओल्मो ने दी, उन्होंने सारे कुछ जो सारा वो एक हाइप उस पे पानी फेर दिया था। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस डैनी ओल्मो की तरफ से, लेकिन 63 मिनट पे आए थे हैरी केन। अच्छा। कुछ ज़्यादा उनको मौका तो मिला नहीं अपना जो हुनर है और अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। देखते हैं आने वाले, क्योंकि ये अभी संडे को ही मतलब हफ्ते से मैच से कुछ घंटे पहले ही अराइव हुए थे, और फिर उसी मैच में खिलाना
तो ये भी वैसे बदलनी ज़रूरी तो नहीं था, उसी मैच में खिला देते क्योंकि ये कोई लीग का मैच तो था नहीं, सुपर कप का फाइनल था। एनीवेज आरबी लाइप्ज़िग की तरफ से डैनी ओल्मो जो है उन्होंने 3 गोल्स किए हैं, 30वें मिनट में, 44वें मिनट में और फिर 68वें मिनट में पेनल्टी पे उन्होंने गोल किया और बहुत ही शानदार उनकी परफॉर्मेंस रही है। मैच स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं मैच स्टैट्स में क्या दोनों टीम्स की एफर्ट थी। आप देख रहे हैं शॉट्स 10 थे आरबी लाइप्ज़िग की तरफ से, 13 थे बायर्न म्यूनिख की तरफ से। शॉट्स ऑन टारगेट दोनों टीम्स की तरफ से बराबर थे, लेकिन कन्वर्ट किए डैनी ओल्मो ने 3 गोल 5 में से, जबकि बायर्न म्यूनिख में कोई ऐसा माई का लाल नहीं था जिसने इनको कन्वर्ट किया। पोजेशन आप देख रहे हैं 68% था बायर्न म्यूनिख के पास और बहुत कम था आरबी लाइप्ज़िग के पास, 32% था। उसके बावजूद मैच जीत लिया। पासेस आप देखें तो 288 पासेस खेल के भी आरबी लाइप्ज़िग ने ये कप जीत लिया, जबकि 593 पासेस खिला के भी बायर्न म्यूनिख ये मैच नहीं जीत पाई। पास एक्यूरेसी भी ज़्यादा है, फाउल्स आप देख रहे हैं, येलो कार्ड्स आप देख रहे हैं, कॉर्नर्स भी ज़्यादा हैं बायर्न म्यूनिख के पास। आफरीदी सब कुछ ज़्यादा होने का मकसद ये नहीं होता कि आप जीत जाए जी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बायर्न म्यूनिख तो जीत जाती फिर, लेकिन हार गई है वो। हाँ, मोस्टली आप बायर्न म्यूनिख की जब भी मैचेस देखेंगे स्टैट्स बड़े अच्छे होंगे, स्टैट्स उनके बड़े अच्छे होंगे। स्टैट्स तो 100/100 नंबर लेते हैं स्टैट्स में, लेकिन जो एंड रिजल्ट निकल के आता है वो स्कोर का होता है और वो उसमें ये किस तरह अब सीजन के आगाज से पहले इस तरह का मैच और इस तरह की शिकस्त जो है वो आपको क्या लगता है? अब एक मोरल डोमिनेंस खत्म होने जा रहा है इस जर्मन लीग में? वैसे तो अगर टुखल का एरा देखा जाए तो हार्डली उन्होंने डॉर्टमंड अगर थ्रो ना करती अपना फाइनल डे मैच तो बुंडेसलीगा भी इनसे के हाथ से गया था और चैंपियंस लीग से भी आउट हो गए थे। तो वो अभी तक कोई खातिर खा परफॉर्मेंस टुखल के अंदर नहीं नजर आई और अगर इसी तरह मामला चलते रहे तो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे थॉमस टुखल। चलिए लेट्स सी। और फीचर जो प्लेयर हमने किए हैं इस मैच में वो डैनी ओल्मो, किस लेवल के ये प्लेयर हैं और क्या इनकी रिसेंट पास में परफॉर्मेंसेज हैं? बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेज डैनी ओल्मो की तरफ से। स्टैट्स पे भी एक नज़र डालते हैं इस मैच में क्या परफॉर्मेंस थी उनकी और मैच में जो है वो कितने % उन्होंने अपना इनपुट दिया है। आप देख रहे हैं 9.7 रेटिंग थी, गोल जो है वो 3 किए हैं, एक्यूरेट पासेस 74% थे, टचेस 38% थे, शॉट एक्यूरेसी आप देखिए 100% थी, पासेस इनटू फाइनल थर्ड फोर्थ थे, सक्सेसफुल ड्रिबल 100%। अच्छा साइन है आरबी लाइप्ज़िग के लिए सीजन आगाज होने से पहले यानी? जी बिल्कुल, और ख़ास करके जब आप अपने इम्पोर्टेंट प्लेयर को लूज़ कर देते हैं। जॉस्को गार्डियोल उनके डिफेंस के एक बैकबोन थे, वो मैनचेस्टर सिटी चले गए हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने एक गोल भी बायर्न म्यूनिख जैसी टीम के अगेंस्ट कंसीड नहीं किया। तो ये खतरे की घंटी है ये बायर्न म्यूनिख के लिए जर्मन बुंडेसलीगा में। बिल्कुल खतरे की घंटी इस लिहाज से भी है कि पिछली बार भी वो मतलब आखिरी लम्हात में टाइटल इन्होंने जीता था, वो भी डॉर्टमंड ने थ्रो किया था। तो इस बार आरबी लाइप्ज़िग और डॉर्टमंड दोनों चेज करेगी टाइटल को। चलिए लेट्स सी आरबी लाइप्ज़िग और डॉर्टमंड की जो है वो इस तरह की क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस को किस तरह से इस सीजन में बायर्न म्यूनिख लेगी। और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट प्रोग्राम में आप शामिल करेंगे गोल्डन बूट स्पेशल लेटेस्ट। जी हाँ, क्या चल रहा है फुटबॉल की दुनिया में और लेटेस्ट हैपनिंग्स क्या हो रही हैं। सबसे पहली खबर हमारे पास क्या है आपके सामने स्क्रीन पर, नेमार की। जी हाँ, नेमार जूनियर टू अल हिलाल डील नाउ साइंड, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटेड। बहुत खुश होंगे और बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया है नेमार ने, क्योंकि बार्सिलोना अफरीदी जाने की इनकी खबरें भी थी और फ्री खेलने के लिए भी तैयार थे और PSG भी एक बड़ा रिलीफ है उनको क्योंकि सऊदी प्रो लीग से अच्छे खासे पैसे मिले होंगे। नेमार का ये मूव जो है अब सऊदी प्रो लीग में ब्राज़ीलियन स्टार भी आ गया है, रोनाल्डो और बड़े बड़े खिलाड़ियों के बाद। कितना बड़ा उनके लिए ये मूव है? वाकई में ये बहुत बड़ा बूस्ट है क्योंकि ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने कैरियर की पीक पे हैं, मतलब जो अभी रिटायर नहीं हो रहे और जिन्होंने ब्राजील को सवाल हो रहे थे कि जी वो जो रिटायर के करीब हैं जिन्होंने खेल लिया है वो जा रहे हैं, तो ये एक शट अप कॉल है उन लोगों के लिए। जी बिल्कुल, जो सऊदी प्रो लीग के बारे में कह रहे थे कि रोनाल्डो साइन कर लिया, वो तो वैसे ही अपने कैरियर के एंड पे उनको पैसे चाहिए थे। बेंजेमा का भी यही लोग जो हैं वो कह रहे थे कि मोस्टली जो है पास अभी 4-5 साल हैं, ये खेल सकते हैं, 31 साल के हैं और आराम से खेल सकते हैं। अगर रोनाल्डो और मेसी जो हैं 35-36 साल 38 साल की उम्र में हाई लेवल पे खेल सकते हैं, तो नेमार का तो अभी पीक है। और थोड़ा सा डील के बारे में बताता चलूँ, क्योंकि 86 मिलियन जो हैं पाउंड्स वो सेव किए हैं PSG ने। अगर इनकी आप अराउंड 26 से 30 मिलियन पाउंड इनको सालाना सैलरी देते थे, तो जितना अरसा इनका रहता था तो 86 मिलियन और इनको देना था। तो वो जो बहुत बड़ा मेजर चंक इनके सैलरी कैप के ऊपर बोझ था वो हट गया है। और ये तो अगर ट्रांसफ़र फ़ी ना भी कोई देती ना तो इनको नेमार से जान छुड़ानी ही थी।
क्योंकि FFP के रूल से बचने के लिए। अब और दूसरा ये कि किलियन एम्बापे का जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसका भी थोड़ा सा टच है। अब नेमार के लिए क्या है कि नेमार को 130 मिलियन पाउंड्स जो हैं पर एनम, मतलब एक साल के 130 मिलियन पाउंड्स उनको मिलेंगे, जो कि आप इमेजिन कर ले 26 मिलियन, हालांकि 26 मिलियन भी बहुत बड़ी सैलरी PSG दे रही थी, लेकिन अभी हो गई है 130 मिलियन पाउंड्स, तो 6 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो गई इनकी सैलरी। और अगर ये एक मैच जिताएंगे तो इनको 80,000 पाउंड जो हैं पर मैच जीतने के मिलते हैं। अच्छा, वो अलग। अच्छा, और 5 लाख एक तो इनको स्पेशल जेट प्लेन मिला है, जहां भी जाएंगे तो वो प्लेन इनके लिए एनी टाइम अवेलेबल होगा। और बहुत बड़ा महल और इतने आसाइशें, सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसके अलावा भी इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। तो अब देखते हैं कि कितना उठाते हैं ये सऊदी प्रो लीग को। चलिए, लेट्स सी। हाल ही सिर्फ इन चीज़ों से ही नेमार को फिर परफॉर्म भी करना पड़ेगा, और लेट्स सी कि किस तरह की परफॉर्मेंस उनकी रहती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया उस पर नज़र डालते हैं और आपको बताते हैं। मोइसेस काइसेडो हैज कंप्लीटेड मेडिकल अहेड ऑफ प्रपोज्ड ट्रांसफ़र फ्रॉम ब्राइटन एंड हैव होप एल्बियन टू चेल्सी। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि ये लड़ाई हो रही थी लिवरपूल और चेल्सी में, जंग थी। लिवरपूल हार गई है ये जंग। मैच में तो बराबर कर दिया चेल्सी ने और लिवरपूल ने, लेकिन यहाँ पे चेल्सी जीत गया। जी बिल्कुल, और मैच से पहले ये भी बहुत बड़ी हाइप थी, और ब्रिटिश रिकॉर्ड फी ट्रांसफ़र चेल्सी को पे करना पड़ा है, जो कि ये आप देखें कि तीसरा ब्रिटिश रिकॉर्ड ट्रांसफ़र है। एंजो फर्नांडिस के लिए 106.8 मिलियन पाउंड जो थे वो दिए थे, वो भी बेनफिका को ब्रिटिश रिकॉर्ड फी था। अभी इन्होंने जो है वो इनके लिए 115 मिलियन पाउंड्स, जो ट्रांसफ़र रिकॉर्ड था इससे पहले इन्होंने खुद ही कायम किया था, उसको भी तोड़ दिया है। अच्छा, अभी तक स्पेंडिंग्स भी जो वो कर चुके हैं, इनके ऑनर जो हैं 1.04, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जी हाँ, ये लास्ट 3 जो हैं वो सीजन की 1.04 बिलियन डॉलर जो है वो अभी तक स्पेंडिंग कर चुके हैं। ये अफरीदी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। 3 ट्रांसफर विंडो 2022 के समर में ये आए थे, और आप देख लें ये फिगर्स सामने आ रहे हैं स्क्रीन पे, कितने मैसिव अमाउंट इन्होंने स्पेंड किया है। सिर्फ 3 ट्रांसफर विंडो में इन्होंने 1 बिलियन लगा दिया है, और उम्मीद है कि इनको रिटर्न भी मिलेगा, क्योंकि मोस्टली इन्होंने यंगस्टर्स खरीदे हैं। और काइसेडो के लिए भी अब ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड फी इन्होंने पे कर दिया है, जो कि 140 मिलियन डॉलर। ये इतना जो कुछ कर रहे हैं, ये इन पे भी कोई एलिगेशंस ना लग जाएं वही फाइनेंशियल। अच्छा, इन्होंने, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी चला रहे हैं जो फाइनेंसेस मैनेज करती है, मतलब अकाउंटिंग की कंपनी ये चला रहे थे, और इसी से इन्होंने पैसा बनाया है। तो ये अकाउंटेंट है और इनको पता था कि जो FFP के साथ खेलना कैसे है। तो इन्होंने जो प्लेयर्स खरीदे हैं वो मोस्टली उनका कॉन्ट्रैक्ट 8 साल और 7 साल के दौरानिया में उनको डिवाइड कर दिया। अब अच्छा, वो पैसे सही है। हाँ, अब फॉर एग्जांपल अगर यही प्लेयर 115 मिलियन का ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे खरीदते, फिर सवाल उठता था, तो फिर इनके लिए फाइनेंशियल रेगुलेशन में मसला हो सकता था। लेकिन इन्होंने ये सारा जो 115 मिलियन है उसको 8 साल में डिवाइड कर दिया, मतलब 8 साल का ब्राइटन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो अब 8 साल में अगर 115 मिलियन को डिवाइड कर देंगे तो वो बहुत छोटा चंक बन ये भी इनके पास ऑप्शन मौजूद है कि वो प्लेयर भी जाना चाहता है, चाहे वो 3 साल बाद चला जाए, चाहे वो 6 साल बाद चला जाए, या फिर ये खुद भी उसको कह सकते हैं। तो ये अच्छी मूव इन्होंने की है और अच्छा खेला है। एनीवेज, देखते हैं कि ये तो जीत ली है जंग चेल्सी ने, लेकिन ग्राउंड में और इस टाइटल में कहाँ तक पहुँचती है प्रीमियर लीग में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं, और वो है चेल्सी एंड साउथहैम्पटन इन कॉन्टैक्ट to close Romeo Lavia deal, 50 million free now discussed plus add-ons। जी अफरीदी, ये दोनों ऐसे प्लेयर्स थे। अब थोड़ा सा ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि रोमियो लेविया जो थे उनके पीछे लिवरपूल लगी हुई थी। 30 मिलियन की बिड रिजेक्ट हो चुकी थी, और ऑलमोस्ट 40 मिलियन भी लिवरपूल देने को तैयार थी, और 40 मिलियन शायद एक ऐसा स्पॉट होता जो साउथहैम्पटन एक्सेप्ट भी कर ली थी। और जो चेल्सी थी वो काइसेडो को खरीदने के करीब थी, ब्राइटन के साथ उनकी डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने के करीब थी। प्लेयर के साथ एग्रीमेंट ऑलरेडी चेल्सी की हो चुकी थी। अब देखिए, एक प्लेयर है जो लिवरपूल खरीदने के करीब है और खरीद रहा है, दूसरा प्लेयर है चेल्सी के खरीदने के करीब है। लिवरपूल ने जंप मारा और चेल्सी का प्लेयर हाईजैक कर लिया, और 111 मिलियन पाउंड्स ब्राइटन को फी ऑफर की, जो ब्राइटन ने एक्सेप्ट कर ली, और काइसेडो ऑलमोस्ट उन्होंने खरीद लिया। और चेल्सी ने क्या किया, उसी टाइम में काइसेडो तो उनकी नज़र में था, लेकिन उन्होंने जंप मारा कि आपने अब हमारा प्लेयर खरीदा है तो हम आपकी जो ट्रांसफ़र है वो उसको स्पॉइल करते हैं।
साउथहैम्पटन के साथ, क्योंकि उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, साउथहैम्पटन को उन्होंने 50 मिलियन ऑफर कर दी, चेल्सी से ज़्यादा, रोमियो लेविया के लिए। और वो प्लेयर जो था वो अब लिवरपूल की किस्मत इतनी ख़राब कि दोनों डील्स उनके हाथ से ऐसी गई कि पैसे दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद दोनों प्लेयर्स ने कहा कि हम चेल्सी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ब्रिलियंस नहीं दिखाई ना, मेंटल ब्रिलियंस नहीं दिखाई, और वो उस तरह की, और ये इसमें जो है वो चेल्सी तेज़ है, पहले से ही तेज़ है, पहले भी इन्होंने बड़ी ऐसी डील्स ब्रेक की। ट्रांसफर में काफ़ी तेज़ है, खास करके टॉड बोली की जो टीम है उन्होंने काफ़ी अच्छे ट्रांसफर पुल ऑफ किए हैं। इवन रोमान इब्राहिमोविच के टाइम पे भी थे, लेकिन उम्मीद है कि वो टाइटल्स भी उसी तरह जीते। चलिए लेट्स सी, बाकी मैदान में वही बात कि चेल्सी जीत रही है, लेकिन प्रीमियर लीग के सीजन में क्या होगा दिखाएगा तो वो, और पता तो तब चलेगा फील्ड पे क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ये आपको दिखाते हैं। ये जो है वो किलियन एम्बापे का आप देख रहे हैं, रिटर्निंग टू ट्रेनिंग विद PSG फर्स्ट टीम आफ्टर क्लैरिफाइंग हिज सिचुएशन डायरेक्टली विद नसीर अल खलीफी। ये क्या होता है आफरीदी, जब आपके बहुत से मसले मसाइल होते हैं और बॉस के साथ आप डायरेक्ट मीटिंग करते हैं तो सारे मसले हल हो जाते हैं। आपको क्या लगता है ये जो आगे पीछे से जो खबरें होती हैं उनकी वजह से भी काफ़ी मसले मसाइल होते हैं? हाँ, वो कह सकते हैं कि वो नॉइज़ बीच में एक जो है वो बहुत ये लग नहीं रहा था कि ये मामलात हल होंगे। हाँ, लेकिन यूजुअली देखा गया है कि जब भी बंदा बॉस के साथ अकेले में मिलता है तो मामलात हल हो जाते हैं। अच्छा, तो ये शायद क्योंकि नासिर अल खलीफी के साथ 1-to-1 इनकी मुलाकात बड़े अरसे से नहीं हुई थी तो ख्वाहिशमंद थे, लेकिन वैसे ये तो एक मजाक है, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट ये जो बात हुई है अभी तक जो था वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आए थे नासिर अल खलीफी। और इस मैच से पहले जो 0-0 से ड्रॉ किया वीकेंड पे, इसमें स्क्वाड में इंक्लूडेड नहीं थे लेकिन क्राउड में थे। तो मैच से पहले भी 1 घंटा मुलाकात हुई है नासिर अल खलीफी के साथ, और मैच के बाद भी 1 घंटा मुलाकात हुई है। और मैच के बाद जो मुलाकात हुई उसमें जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे लुइस कैंपस और जो मैनेजर थे लुइस एनरिके, दोनों मौजूद थे। तो अब जो है आई थिंक उन्होंने भी रोल प्ले किया होगा, स्पेशली लुइस एनरिके जो है उन्होंने। हाँ, अब बात किस चीज़ पे फाइनलाइज हुई, क्योंकि स्क्वाड में इंक्लूड हो गए हैं। अब ट्रेनिंग में भी मंडे को भी नजर आए हैं, आज भी नजर आए हैं ट्रेनिंग में। नहीं, वो क्या कहानी है वो जो 1 साल के बाद रियल मैड्रिड जाएंगे, आप फ्री जाएंगे, वो क्या सिनेरियो है? क्योंकि अब बात तो वहीं पे रुकी हुई है अभी। हाँ, अब वो चीज़ जो है वो क्लैरिफाई क्या नासिर अल खलीफी किस चीज़ पे अग्री हुआ होगा चलो ट्रेनिंग में उनको भेजने पे? अब ऑब्वियसली किलियन एम्बापे ने कुछ ना कुछ तो रजामंदी जाहिर की होगी ना, या तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने का कहा होगा। जो मुझे पर्सनली लगता है वो कुछ ऐसी तरह की डील हो सकती है कि नासिर अल खलीफी ने कहा होगा कि आप जो हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आप उसमें फिक्स्ड एक क्लॉज लिखी हुई है कि आप अगले सीजन रियल मैड्रिड जाएं, आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें और एक फिक्स ट्रांसफर फी हम सेट कर लेते हैं, सिर्फ वो रियल मैड्रिड को देनी पड़ेगी। अब कुछ ना कुछ बात इन्होंने ये भी अंडरस्टैंड किया होगा ना किलियन एम्बापे ने कि वो भी फंसे हुए हैं, वो भी ऐसी सिचुएशन में है कि अगर ये फ्री चले जाते हैं तो वो उनका क्लब बैन हो सकता है, जो कि हमने पिछले शो में बताया। पूरा साल इनको बेंच पे भी बिठाने का तो था, वो उससे भी बड़ा डैमेज होना था इनका कैरियर के अगर पूरा साल बेंच पे बैठते, वो मुश्किल सूरत हाल थी। लेकिन अगर पहले मैच में बिठा सकते हैं तो पूरे सीजन भी मुझे तो लगता है इनको सऊदी प्रो लीग जाना चाहिए था, 1 साल वहाँ पे ख़त्म करते, एक तो इनको भी पैसे मिल जाते PSG को, ये भी अपने मामलात हल कर लेते, ये भी पैसा बना लेते, और सऊदी प्रो लीग में भी जो है वो एक बूस्ट मिलता उसको, और उसके बाद ये रियल मैड्रिड चले। अच्छा, जो एक चीज़ बाहर आई है, एनोनिमस सोर्सेज ने क्लेम किया है, जो एनोनिमिटी के तौर पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि वो जो 40 मिलियन और अराउंड 40 से 60 मिलियन जो बोनस था, जो एक पर्क मिलना था अगर वो अपना कैरियर एंड करता, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पे एम्बापे ने साइन किया था लास्ट टाइम PSG के साथ, उसमें ये शर्त थी कि अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करोगे तो आपको लॉयल्टी बोनस मिलेगा। वो वेव ऑफ कर दिया है इस मीटिंग में। अच्छा। किलियन एम्बापे ने कहा है कि मैं वो आपसे नहीं लूंगा। एटलीस्ट ये एक चीज, ये एक बोझ कम हुआ है PSG से। अब देखते हैं कि ट्रांसफर फी में क्या। चलिए लेट्स सी। जी हाँ, ये कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स जो हो रही हैं अराउंड द वर्ल्ड फुटबॉल की दुनिया में, वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं, कुछ मैचेस शेयर किए हैं, और ये मेला यूं ही जारी है, प्रीमियर लीग का भी और बाकी लीग्स भी जो है, और फीफा विमेंस वर्ल्ड कप के मैचेस भी, जो कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और पाकिस्तान में फुटबॉल के हवाले से भी हम गाहे बगाहे आपको पूरी अंदर की जो है वो कहानी बताते हैं। और आप में अगर टैलेंट है, आप पूरे पाकिस्तान से हमारा शो अगर देख रहे हैं और आप अपनी स्किल्स को जो है वो शोकेस करना चाहते हैं,
तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी स्किल्स की वीडियो भेजें फुटबॉल खेलते हुए, या जो भी आपकी स्किल्स हैं, जो भी ट्रिक्स हैं, उसकी वीडियो भेजें और वो हम आपको वीडियोस दिखाया करेंगे प्रोग्राम्स के अंदर। और उसके साथ साथ जो भी सबसे बेस्ट वीडियो हम तक पहुंचेगी, उन प्लेयर को हम स्टूडियो में भी बुलाएंगे और उनको फीचर भी करेंगे और हेल्प भी करेंगे पाकिस्तान के कैंप तक पहुंचने में। फास्ट स्पोर्ट्स ने ये बेड़ा उठाया है और आपसे आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। प्रोग्राम को रिपीट पे अगर देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट fastsports.tv यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यूट्यूब पे फास्ट स्पोर्ट्स PK यहाँ पर आप देख सकते हैं। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहर याब अफरीदी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैम्पियंस। अल्लाह हाफिज़।